बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कर चुके थे ट्रांसलेशन। ये पिछली प्रीवियस वीडियो में हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। एक्सरसाइज हमारी मैं आपको दिखाता चलूँ। एक्सरसाइज 7.1 चल रही है और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं जी, ABC इज़ ए रेक्टेंगल। आपको सामने ये शेप नज़र आ रही है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वेक्टर्स इन द टर्म्स ऑफ A एंड B, कि हमने A एंड B की टर्म्स में ये सब वेक्टर्स फाइंड करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी पहले डायग्राम बनाऊँगा और अब ऐसा ही करेंगे इंशाल्लाह। इसकी यही रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करते हैं। अब फॉलो कीजिएगा। पहले आपके ये वाली स्ट्रेट लाइन आएगी, इस पॉइंट को A और इसको B कह देंगे। ये आपका गिवन वेक्टर है जो कि A वेक्टर से डिनोट किया जा रहा है। फिर हमने इसकी दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। दूसरी लाइन ऊपर की तरफ जाएगी और वो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये स्ट्रेट लाइंस ही हैं तो मैं उसी को ट्रैक कर रहा हूँ। ये B वेक्टर आ जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएंगे इस तरफ और ये आपका एरो कोई नहीं डाला हुआ, सिर्फ इसी तरह मेंशन्ड है तो हम इसी तरह कर रहे हैं। यहाँ पर D आ जाता है और ये C आएगा। अब आपने इनके डायगनल्स को ज्वाइन कर देना है। ये डायगनल इससे ज्वाइन हो जाएगा और ये डायगनल B to D ज्वाइन हो जाएगा। इसके भी एरोस बनाएंगे आप। तो एक एरो ये वाला बना हुआ है और दूसरा एरो ये वाला बना हुआ है। तो ये टोटल 4 वेक्टर्स हैं। एक ये A है, ये B है, इसकी डायरेक्शन नहीं दी हुई, फिर ये BD है और AC है। अब हम 1 बाय 1 इसकी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं और उन्हें ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो आपने पार्ट 1 में DC वेक्टर निकालना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि DC वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ D से लेकर C की तरफ होगी। ये मैं आपके सामने इस तरह एरो के थ्रू शो करता हूँ। अब क्योंकि DC और A भी एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हम यहाँ मेंशन करेंगे कि सिंस DC is parallel to AB, तो दोनों का DC must be equals to AB। और फ्रॉम फिगर हम क्या कह सकते हैं कि ये A के बराबर आएगा, यानी DC वेक्टर भी A के बराबर आएगा। ये चीज़ हमने फ्रॉम फिगर देखी है कि AB वेक्टर A के बराबर था। अब इसके अगले क्वेश्चन के, इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे। ये क्वेश्चन नंबर 9 था और वहाँ पर आपने DA फाइंड करना है। अब DA को देख लेते हैं कहाँ बनता है। DA आपका वेक्टर इस डायरेक्शन में बनेगा। अब क्योंकि DA इज एंटी पैरेलल टू BC, तो DA must be नेगेटिव ऑफ BC। तो अब ये क्योंकि उसका नेगेटिव होगा तो और हमें फिगर से नज़र आ रहा है कि BC वेक्टर B के बराबर है, तो यहाँ से -B के बराबर DA आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं इसी क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने AC मालूम करना है। अब AC को हम यहाँ पर डायगोनल पर लोकेट करते हैं, फिगर में लोकेट करते हैं, तो वो कुछ इस तरह का इस डायरेक्शन में बनेगा, डायगोनल होगा इसके। और हमें नज़र आ रहा है कि ये वाला वेक्टर AC ये इनफैक्ट रिजल्टेंट है A प्लस B का, क्योंकि अगर आप ये ओरिजिन कंसिडर करें तो A वेक्टर यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर इसके हेड के साथ, क्योंकि इसका ये एंड पॉइंट राइट साइड इसका हेड है, तो ये इसके हेड के साथ B वेक्टर की टेल लग रही है। इन दोनों को अगर आप हेड टू टेल रूल ऐड करें तो ये AB रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। तो हम यहाँ कहेंगे सिंस DAC equals to AB plus BC
using head to tail rule of वेक्टर एडिशन। तो इस तरह करने के बाद हम फिर ऊपर वाले फिगर को दोबारा देख लें। तो यहाँ से ए बी आपके पास ए के बराबर है और बी सी बी के, तो ये दोनों ए प्लस बी के बराबर आ जाएंगे। और ये भी आप मेंशन करेंगे कि ए बी ए के बराबर था और बी सी बी के बराबर है। तो ये 3 पार्ट्स आपके इस क्वेश्चन के हो गए। और अब हम चौथे पार्ट पर चलते हैं जहाँ पर हमने बी डी फाइंड करना है। तो बी डी फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर पार्ट मेंशन करेंगे तो बी डी ये वाली डायरेक्शन बनती है। अब ये बी डी वेक्टर की अगर आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ी सी करेक्शन है, पार्ट 4 में हमने देखें बी डी फाइंड करना था, डी ए प्लस ए बी करके मैं इसे फाइंड कर रहा था। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये डी ए प्लस ए बी के बराबर नहीं है, बल्कि ये बराबर है, अगर आप फर्स्ट वेक्टर ये वाला लें बी सी का, तो ये बी सी, ये वाला थोड़ा सा एरर है, इसको मैं ठीक करना चाह रहा हूँ। तो ये मैं बता रहा था कि बी डी वेक्टर की अगर आप बात करते हैं फिगर से, तो बी डी वेक्टर ये वाला बनता है। और बी डी वेक्टर फाइंड करने के लिए अगर हम ये वाला वेक्टर लें एक और दूसरा ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लें इस तरफ, तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये वाला वेक्टर लें और दूसरा ये वाला इस डायरेक्शन में लें, तो फिर बी डी बनता है। क्योंकि फर्स्ट के स्टार्टिंग पॉइंट से या टेल से लास्ट के हेड को जोड़ा जाता है, तो इस तरफ करेंगे तो इसका हेड इधर आ जाएगा, यानी बी डी आपका बराबर आएगा बी सी प्लस सी डी के। तो जब बी सी प्लस सी डी इसे लिखेंगे तो बी सी के यहाँ पर आएगा माइनस ए और ये हो जाएगा प्लस बी। इस तरीके से आपका ये बी डी निकल आएगा। मैं फिर एक दफ़ा बता देता हूँ कि ये बी डी निकालना था, जो कि बी सी प्लस सी डी के बराबर है। बी सी की वैल्यू सवाल में दी हुई थी बी के बराबर, और सी डी की वैल्यू एंटी पैरेलल होगी ए बी के, यानी अगर यहाँ ए है तो ये ब्लू वाला एरो माइनस ए होगा, इसलिए आपके यहाँ पर बी सी इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी लिखा हुआ है। और फिर बिल्कुल इसी तरह इसमें भी करेक्शन होगी, बी ओ के लिए 1/2 ऑफ बी डी था, तो ये भी आपके बी सी माइनस ए प्लस बी का हाफ बनेगा। यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर दोबारा साफ करके लिख देता हूँ कि बी ओ 1/2 माइनस ए प्लस बी के बराबर आएगा। और इस तरह जो है वो फिर हम पार्ट 5 पर चलते हैं और फिर पार्ट 7 को देखेंगे। पार्ट 5 है जिसमें आपने ए ओ फाइंड करना है। अब इस फिगर में ए ओ एक चीज़ मैं मिस कर दी थी कि ये सेंटर ओ है, तो यहाँ पर भी ये ओ आएगा। तो ए ओ आपने फाइंड करना है। ओ क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला ओ, दो डायगोनल्स का एक रेक्टेंगल में, तो ये ए सी के मिड पॉइंट पर लाई करेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि ए ओ is equals to 1/2 ऑफ ए सी। अब इसकी रीज़न क्या है कि ओ इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ diagonals in a rectangle। इसका मतलब होगा कि O is मिड पॉइंट ऑफ AC है। तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। AC की कैलकुलेशन आप लोगों ने पहले की थी और यहाँ पर वो हुई है AC इक्वल्स टू AB प्लस BC।
यहाँ पर लिख देंगे कि ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी के बराबर है, और इसकी वैल्यू सवाल में दी हुई थी। ए बी की वैल्यू क्या थी, ए के बराबर, और बी सी की वैल्यू थी बी के बराबर। तो ये ए ओ की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ए बी। यहाँ पर आप ये भी मेंशन कर दें कि ए बी ए के बराबर है एंड बी सी जो है वो बी के बराबर है। इस तरह आपका ये 5वां पार्ट भी हो जाता है। तो लास्ट पार्ट में रिक्वायरमेंट है कि आपने ए बी प्लस ए सी फाइंड करना है। तो ये रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन है। ए बी प्लस ए सी आपने फाइंड करना है। ए बी की वैल्यू आप फिगर से डायरेक्ट देख सकते हैं कि ए बी की वैल्यू ए के बराबर है और ये लिखी हुई है, और ए सी की वैल्यू ए प्लस बी के बराबर थी। अब आपने इन्हें प्लस कर लेना है, तो ये 2a प्लस बी आ जाता है, और इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप नोट करना चाहें तो ज़रूर करें, और इंशाल्लाह आपको डे बाय डे वीडियो क्वालिटीज़ में बेहतरी नज़र आएगी। थैंक यू सो मच। और अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। चलें जी, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। इसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो ये है, पहले तो ओ पी दिया हुआ है पी प्लस क्यू के, तो यहाँ पे हम ओ पी लिखेंगे पी प्लस क्यू के बराबर है। और फिर अगली चीज़ जो दी है वो दी हुई है ओ क्यू, और ओ क्यू आपके पास आ जाएगा पी माइनस क्यू है के, और मज़ीद ये बताया हुआ कि एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। और फिर हमने इसके कुछ पार्ट्स फाइंड करने हैं, उनको 1 बाय 1 लिख के मैं सॉल्व करूँगा। पहले हम एक हल्का फुल्का सा स्केच बना लेते हैं इसका। अगर आप डिटेल में ग्राफ बनाएं और वो सब चीज़ें करें तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उससे बेहतर है कि आप एक फ्री हैंड स्केच बना दें, ताकि आपको की अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो जाए और समझने में और प्रेजेंटेशन दोनों चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर आप इसे बनाने लगेंगे तो ये टेक्निकली तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो फ़िलहाल ये पी क्यू है और इसका बिल्कुल मिड पॉइंट एम बनता है। मज़ीद इसमें आपको एक चीज़ और दिखाता चलूँ कि अगर ये आपकी कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो फिर ये ओ पी इन्होंने दिया हुआ है पी प्लस क्यू के बराबर, और दूसरा ये ओ क्यू ये दिया हुआ है पी माइनस क्यू के बराबर। ये ओरिजिन है, क्योंकि ये ओ पी ना ये पोजीशन वेक्टर्स होते हैं, ओरिजिन से किसी पॉइंट तक का फासला होता है। और अब हम इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। पहली रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन नंबर 10 की, वो है पी क्यू हमने मालूम करना है। तो अगर आपने कोई वेक्टर फाइंड करना हो विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि ये जो बाद में पॉइंट नज़र आ रहा है क्यू, इसके पोजीशन वेक्टर में से जो इनिशियल पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दिया जाता है। अब सवाल में आप देखें तो ओ क्यू की वैल्यू दी हुई है पी माइनस क्यू, और इसमें से माइनस करेंगे पी प्लस क्यू को। अब नेगेटिव साइन की वजह से इनके साइन ओपन होंगे, तो ये पी माइनस क्यू बन जाता है और माइनस पी माइनस क्यू बन जाता है। ये पी और माइनस पी कट जाएगा और आंसर आएगा -2q। ये आपका पी क्यू का आंसर आया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं इसके, इसी क्वेश्चन के। तो ये नेक्स्ट पार्ट में हमने पी एम फाइंड करना है, और अगर आप फिगर को देखेंगे पी एम, क्योंकि एम मिड पॉइंट है पी क्यू का, पी एम फाइंड करना है, और ये बराबर आएगा 1/2 पी क्यू के, सिंस एम इज मिड पॉइंट
पी क्यू, यहाँ से ये 1/2 बन जाता है। पी क्यू की वैल्यू आपने भी इस सवाल में निकाली थी, वो -2q आ जाएगी। 2 से कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ से पी एम की वैल्यू -q के बराबर आ जाती है। इस तरह आपका ये पार्ट भी हो जाएगा। और फिर हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में आपने मालूम करना है QM और OM। तो हम यहाँ पर तीसरा पार्ट करते हैं जिसमें आपने QM फाइंड करना है। अब QM भी 1/2 PQ के बराबर ही होगा। रीज़न वही लिखेंगे कि M इज़ मिड पॉइंट ऑफ PQ, और ये आ जाएगा 1/2 -2q। ये QM आ जाएगा आपके पास -q के। और QM के बाद आखिरी पार्ट है इसका जिसमें आपने OM मालूम करना है। OM मालूम करने के लिए हम दोबारा इस फिगर को देखते हैं। OM के लिए आप क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि PQ की डायरेक्शन आप इस तरफ ले रहे थे, तो अब QM के लिए आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये साइन आपका पॉजिटिव बन जाता है। ये PQ की बजाय आप QP लिख देंगे। तो खैर ये क्वेश्चन भी हो गया। OM मिड पॉइंट है, इस जगह पर आ रहा है, तो आप इन दोनों वेक्टर्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी OP पोजीशन वेक्टर प्लस OQ पोजीशन वेक्टर को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड। यहाँ पर आपके सामने OP वेक्टर दिया हुआ था P + Q और प्लस P - Q डिवाइडेड बाई 2। ये Q - Q कट जाएगा और ये 2P डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है, ये भी कट जाएगा। यहाँ से OM की वैल्यू P के बराबर आ जाती है। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपकी बुक का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हमने AB वेक्टर को फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। इस दफ़ा हमें पॉइंट्स दिए हुए, पोजीशन वेक्टर नहीं दिया हुआ, और ये XY की फॉर्म में भी लिखना है, उसे XI हैट और YJ हैट की फॉर्म में भी लिखना है। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये I हैट J हैट क्या होते हैं। और ये बेसिकली वेक्टर्स ही लिखने की 2 फॉर्म्स हैं। एक आपको नज़र आ रही होगी स्क्वेयर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ, और दूसरा X के साथ I हैट और YJ हैट है। पहले पार्ट में हमें उन्होंने 2 पॉइंट्स दिए हुए। एक पॉइंट है A13 और दूसरा पॉइंट है B जिसमें 4 और 6 आ रहा है। जब आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए और उनकी मदद से वेक्टर निकालना हो तो आप उसको इस तरीके से AB वेक्टर कहेंगे। और इसके लिए किया क्या जाता है कि जो बाद वाले वेक्टर के X कोऑर्डिनेट है उसमें से X कोऑर्डिनेट को माइनस किया जाए, और जो Y कोऑर्डिनेट है उसमें से Y कोऑर्डिनेट को माइनस किया जाए, तो ये स्क्वेयर ब्रैकेट में लिख देंगे। हम मज़ीद आगे चलें तो 4 - 1 3 आता है, और ये 6 - 3 भी 3 आता है। ये आपकी इस वेक्टर की स्क्वेयर ब्रैकेट वाली फॉर्म होगी। और यही चीज़ आपके पास 3 स्क्वेयर ब्रैकेट अगर हटा के लिखना चाहें तो ये 3I हैट प्लस 3J हैट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह आपका ये AB निकल आएगा। फिर हम इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि अब उन्होंने AB हमें क्या दिया हुआ है। तो A दिया हुआ है -2 और 5, B दिया हुआ है 2 और -5। जब आप इसकी मदद से AB वेक्टर निकालेंगे तो सेम प्रोसेस 2 - -2 और -5 -5, और ये स्क्वेयर ब्रैकेट में ये 2 + 2 4 आ जाएगा, और ये -10 स्क्वेयर ब्रैकेट में। और इसी चीज़ को आप इस तरह I हैट और J हैट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये आपका AB वेक्टर आ जाएगा।
और फिर पार्ट 3 पर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में पार्ट 3 के क्या कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ए वेक्टर दिया हुआ है 4 - 7 और बी वेक्टर नहीं, इनफैक्ट पॉइंट्स हैं ये -1 और -9 दिया हुआ है। अब इसके पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ए बी निकालना है, सेम प्रोसेस करेंगे जो पहले किया था। -1 में से -4 माइनस करें और इसी तरह -9 -7 आ जाएगा इसके ब्रैकेट में। ये बनता है -5 और ये बनता है -9 + 7। अगले स्टेप में से -5 और -2 लिख देंगे और इसी को अगर आप आई हैट और जे हैट की फॉर्म में लिखें तो ये 5 आई हैट बनता है और -2 जे हैट बनता है। ये इस तरह इसके तीनों पार्ट्स हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल इतना जान लें कि अगर आप कोऑर्डिनेट प्लेन में दो वेक्टर्स, एक वेक्टर को शो करते हैं और उसमें यकीनन जैसे एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट तो और एक वाई कोऑर्डिनेट, तो हमारे पास जब वेक्टर्स को आप ग्राफ पे बनाते हैं तो उनकी डायरेक्शन के लिए वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता है उसे हम आई हैट कहते हैं और जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होता है उसे हम जे हैट कहते हैं। ये हर वेक्टर के कंपोनेंट के साथ ये डाला जाएगा अगर वो कंपोनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। और एक चीज़ और एडिशनली आपको बताता चलूँ कि अगर आप 3 डायमेंशन में इसी तरह किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें एक्स एक्सिस पे आई हैट होता है, वाई एक्सिस पर जे हैट होता है और जेड एक्सिस पर के हैट होता है। ये जो 3 डायमेंशन है इसे हम स्पेस कहते हैं और ये जो 2 डायमेंशन है इसे हम प्लेन का नाम देते हैं। तो फ़िलहाल इसकी इतने डिटेल काफ़ी है। आप लोग भी ये क्वेश्चन नोट करना चाहें तो कर लें, बाकी आगे चल के आई हैट जे हैट की जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी, किसी क्वेश्चन में चाहिए होंगी तो मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा दूँगा। थैंक यू सो मच। चलें एक टिप और देता चलूँ आई जे और के वेक्टर के बारे में कि ये जो आई हैट वेक्टर होता है इसको हम कहते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और इसी तरह जे हैट की बात करें तो ये यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। और सिमिलरली के हैट है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है ये फिर एक नई डिस्कशन है, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको टच करवा दूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में और आगे के क्वेश्चंस में यूनिट वेक्टर से रिलेटेड सारी डिस्कशन की जाएगी। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।